हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेव स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक क्षितिज से चैप्टर 15 मेघ आए की व्याख्या को समझने जा रहे हैं। इस अध्याय के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस अध्याय में उन्होंने बादलों का मानवीकरण किया है और उसको एक दामाद के रूप में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कवि का परिचय। तो इस अध्याय के जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये एक कवि और साहित्यकार थे और इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को यूपी में एक बस्ती नाम का ज़िला है वहाँ पर हुआ था। और उन्होंने वाराणसी में विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करी हुई है। हिंदी में एमए की पढ़ाई उन्होंने पूरी करी हुई है। और उनका जो जीवन काल था पूरा, वो कवि, लेखक, पत्रकार और नाटककार के रूप में भी रहा है। और जो उनके अनुसार जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। मीन्स बाल साहित्य, जो बाल यंगेस्ट साहित्य जो होते हैं, अगर वो नहीं है तो भविष्य जो है उज्जवल नहीं हो सकता। और उन्होंने, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, वो एक बहुत ही अग्रगामी सोच के साथ ही उन्होंने एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया। तो उन्होंने एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया और कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने जितना भी काम का भार होता था, कार्य जितने भी तरह तरह के काम वगैरह होते थे, उस सारा भार उन्होंने संभाला। और उसके बाद उन्होंने समकालीन पत्रकारिता के सामने उपस्थित चुनौतियों को समझा और जो सामाजिक चेतना जगाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया। और फिर साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 1983 में उन्होंने साहित्य में अपना बहुत ही योगदान दिया था, इसलिए उनको सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और जो उनकी रचनाएं हैं उसमें गांव और जो शहर है दोनों जगह के जीवन का वर्णन मिलता है। और जो उनकी भाषा है वो हिंदी होती है, जिसके कारण जो आम लोग होते हैं ना, उनको भी ये समझ में आ जाता है क्योंकि उनकी भाषा आमतौर पर हिंदी होती है। तो आज की हमारी पहली पंक्तियाँ हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ पे जो मेघ आए का भावार्थ है, ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं उसमें कवि ने ना जो वर्षा ऋतु है उसके आने पर जो गाँव में, तो वर्षा ऋतु के आने पर जो उत्साह लोगों में होता है उसका चित्रण किया है कवि ने इन प्रस्तुत पंक्तियों में। तो कवि यहाँ जो है वो बादलों का मानवीकरण करके और उसे एक दामाद के रूप में बताते हैं, जो कि शहर से आए अतिथि के रूप में दिखाई देता है। जो जैसे कि शहर से अतिथि आते हैं ना गांव में, तो कई दामादों को, जो दामाद आते हैं तो उनको ज़्यादा खैरियत की जाती है, उनका ज़्यादा अच्छे से देखभाल किया जाता है, उनकी ज़्यादा अच्छे से स्वागत की जाती है। जब कोई भी अगर शहर से अतिथि आता है या दामाद ही आता है तो इन पंक्तियों में बादलों को दामाद के रूप में बताया है क्योंकि उनका यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। और जैसे कि जिस प्रकार कोई भी दामाद बड़ा सज धज कर अपने बंठन के अपने ससुराल जाता है ना, ठीक उसी प्रकार जो मेघ है वो भी बड़े बंठन कर आए हैं और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। और जैसे किसी मेहमान के आने का संदेश क्या होता है, पूरे गांव में पता चल जाता है कि उनके घर मेहमान आ रहा है ना। तो इसी तरह जैसे कि मेघ बहुत बंठन कर आए हैं और जैसे ही अगर कोई मेहमान आता है तो पूरे गांव में ये संदेश फैल जाता है कि वहाँ पर उनके घर मेहमान आए हैं। तो ऐसे ही गांव के जो बच्चे और जो उनकी सालियाँ हैं वो आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देते हैं। तो यह जैसे कि यहाँ पे बादलों को दामाद के रूप में बताया गया है, तो इसीलिए उनके जो सालियाँ हैं वो आगे दौड़कर, और जो बच्चे होते हैं वो पूरे गांव में फैला देते हैं कि मेहमान आए हैं। ठीक उसी तरह जब हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को ये सूचना देती है, तो यहाँ पर जो हवा है उसको साली बताया गया है और जो बादल है उनको दामाद के रूप में बताया गया है। तो ठीक उसी प्रकार जो हवाएं हैं वो आगे आगे चलती हैं और सबको ये बताते हुए चलती हैं कि दामाद यानी कि बादल आए हुए हैं।
और गांव में जो मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हुए हैं, बादल रूपी मेहमान आए हुए हैं। और फिर ये जो सूचना होता है उसको पाकर जो गांव के सभी लोग होते हैं वो अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलते हैं और देखने लग जाते हैं, और उन्हें निहारने के लिए जो घरों से बड़ी बेताबी से झांक रहे होते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जब कोई मेहमान आता है तो हम छोटी चीज़ चुपके से झांकते हैं, दरवाजे के पीछे से या खिड़की के पीछे से झांकते हैं। तो उसी प्रकार सभी अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलकर और उनको चुपके से निहार रहे हैं। और अर्थ यह है कि जैसे हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं, है ना। हर वर्ष हम इंतज़ार होता है कि वर्षा ऋतु कब आएगा, और उसके आने पर सारा आकाश जो होता है वो बादलों से ढक जाता है, और सौंधी सौंधी हवाएं चलने लगती, मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी हवाएं चलने लगती, ठंडी ठंडी सी, और पूरे आकाश में क्या होता है, बादल ही ढक जाते हैं। और जो सभी लोग होते हैं वो घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद भी लेने लगते हैं। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो वैसे क्या होता है, अधिकतर लोग क्या होते हैं घर से बाहर निकलते हैं और उन हवाओं का, उस ऋतु का बहुत ही आनंद लेते हैं। और फिर नेक्स्ट पंक्तियाँ यहाँ पे हमारी, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इनमें कवि जो हैं वो वर्षा ऋतु के आने पर जो प्रकृति में आने वाले बदलाव होते हैं, तो जैसे ही वर्षा ऋतु आता है तो वैसे ही प्रकृति में ये बदलाव आने लगते हैं, है ना। तो उसी का सुंदर ढंग से यहाँ पे मानवीकरण करके बताया है कवि ने। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो आसमान है उसमें बादल छाने के साथ साथ आंधी आने पर जब धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की जो औरतें हैं वो घाघरा उठाए दौड़ रही हैं। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो आंधी के साथ जब धूल ऐसे उड़ती है तो ऐसा लगता है कि जो गांव की जो औरतें वो घाघरा उठाए दौड़कर आगे जा रही हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगता है। फिर साथ ही जब हवा चलने के कारण पेड़ ऐसे झुक गए हों जैसे कि मानो वो अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे भी पेड़ों का भी मानवीकरण किया गया और बताया गया है कि वो इस तरह से झुक जाते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो वो अपनी गर्दन उचका रहे हैं, मतलब ऊपर उठा रहे हैं और मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं जो दूसरी तरफ होता है वो जो नदी रूपी औरतें होती है ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज़ हवा चलती है, आंधी चलने लगती है, और फिर जिसके कारण रास्ते में जो पड़ी धूल होती है वो उड़ने लगती है, और जो हवा का वेग है वो वृक्ष से झुक जाता है। जब हवा आता है तो क्या, जब आंधी तूफान चलता है मिट्टियाँ उड़ती हैं, फिर जब हवा का जो वेग होता है उससे जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो झुक जाते हैं। तो इस अवस्था में जो नदी है, जो नदी का पानी है मानो ठहर सा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कि देखते ही सुंदरता बनती है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ पे क्या है कि इन पंक्तियों में ना जैसे, तो यहाँ पे ना जैसे वर्षा ऋतु का जब आगमन होता है तो उसका घर के दामाद के रूप में आगमन बताया गया है बड़े ही मनोहर तरीके से। और फिर उस दौरान क्या होता है कि जो उनकी जीवन संगनी होती है वो हठपूर्वक गुस्सा हो जाती है, मतलब जिद से के साथ गुस्सा हो जाती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है और कहती है कि आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध नहीं लिया, कोई खोज खबर क्यों नहीं लिया, आपको अब याद आया है। तो जो उनकी जीवन संगनी है वो यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और दरवाजे के पीछे छुपकर ऐसा बोलती है। और फिर साथ ही जब हमारे घर में जैसे कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है तो उसके पाँव धुलवाते हैं। गांव में होता है कि अगर आपके कोई दामाद आया है, कोई अतिथि आया है तो उनके पाँव धुलवाना होता है। तो यहाँ पे जो परात भर है उसका उपयोग किया गया है पानी के लिए, ठीक है। और इसका जो अर्थ ये है कि जब
वर्षों बाद घर आने पर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिस तरह से अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पीपल का वृक्ष है जो कि बूढ़ा हो गया है, वो भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जैसे बड़े बुजुर्ग अपने दामाद का बहुत दिनों बाद अगर दामाद आता है तो स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पीपल का वृक्ष है वो झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहा है। फिर उसके बाद जो लताएं होती हैं वो बूंदों का इंतज़ार कर रही होती है, बहुत ही व्याकुलता से, बहुत न जाने कब से वो बूंदों का इंतज़ार कर रही होती हैं। तो जो लताएं होती हैं वो गुस्सा हो जाती हैं और दरवाजे के पीछे छिपकर ना मेघ से यानी बादलों से शिकायत करती हैं कि वो कब से न जाने कब से प्यासी बैठी हैं और मेघ का इंतज़ार कर रही हैं कि वो अब आएंगे और अब उनको बूंदें मिलेंगी। पर वो शिकायत करते हुए कहती हैं कि वो न जाने कब से प्यास में इंतज़ार में बैठी हुई हैं और उन्हें जो है अब आने का समय मिला है। तो ऐसा बोलते हैं लताएं बादलों को। फिर बादलों के आने की जो खुशी है उसमें ना तालाब जो होता है वो उमड़ जाता है, उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी था वो उससे थके हुए मेघों के चरणों को धोना चाहता है। मतलब मेघ एक मेहमान के रूप में तो इतने दूर से आया है, वो तो थक गया होगा। तो जो तालाब है वो खुशी के मारे इतना उमड़ गया है कि वो उसके पास जितना भी पानी था वो सारे पानी से उस तालाब बादलों के मेघों के चरणों को धोना चाहता है। फिर नेक्स्ट पंक्तियाँ हमारी, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि अभी तक जो प्रेमिका है वो अपने प्रीतम के आने की खबर को भ्रम समझ रही थी। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ भ्रम है, उनके प्रियतम अभी तक नहीं आए हैं। पर लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाता है, तो मेहमान आता है, फिर जब उस घर की छत पर चला जाता है तो मानो प्रेमिका के अंदर ना बिजली सी दौड़ उठती है और फिर उन्हें देखकर प्रेमिका का जो है वो भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है कि मैं अभी तक इसे भ्रम समझ रही थी, मुझे क्षमा कर दे। और फिर जब आपसी मिलन की जब अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। तो अभी तक जो प्रेमिका थी उसको लग रहा था कि ये उसका भ्रम है, पर जब उसका भ्रम टूटता है तो दोनों जो प्रेमी और प्रेमिका है उन दोनों की जो अपार खुशियाँ हैं उसके कारण दोनों की आंखों में बहुत ही सारे प्रेम के कारण जो है अश्रु बहने लगते हैं, आंसू आ जाता है। और फिर जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं उनमें कवि जो कहते हैं कि जो पूरा आसमान है वो बादलों से ढक चुका है और बिजली जो है वो चमकने लगी है। इससे जो हमारे मन की ये जो आशंका है वो दूर हो गई है कि वर्षा नहीं होगी। तो मतलब कि क्या है कि अब जो पूरा आसमान है वो बादलों से ढक गया है और उसमें बिजली भी चमकने लग गई है। तो जो आशंका थी कि बारिश होगी या नहीं तो वो दूर हो गई है कि अब वर्षा नहीं होगी, ऐसा। फिर इस विचार के साथ ही जो बादलें हैं वो जो बादल है उससे बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अध्याय है वो ख़त्म हो जाता है। अगर इस अध्याय में आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।